हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 3 हम पहले ही कर चुके थे। पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिनको आज हम सॉल्व करेंगे और इस सैम्पल पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके सैम्पल पेपर और उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे 6 to 8 क्लास के। आप वहाँ से चैनल पर जाकर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन खंड कै और घ। हम लास्ट का क्वेश्चन जो मैप का क्वेश्चन था उससे रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज थे उससे वो पहले हम कर चुके हैं और पहला खंड कै है वो भी कर चुके हैं। अब हम करते हैं खंड ख। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न 2 से लेके 5 प्रश्न है, 3 नंबर का हर एक प्रश्न है और इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 12 पार्ट थे जो हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन सोल्व को करेंगे। तो देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस? तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है? देखो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जब जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती पर आती है, सन की रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज है जो सन अर्थ पर आती है तो वो अर्थ से टकराकर क्या होती है, वापस चली जाती है। लेकिन कुछ पोल्यूशन की वजह से जो टकराकर वो क्या है, वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया था। और इसके अंदर जो गैस वापस नहीं जाते, जो हीट इमर्ज करते हैं मतलब हीट को बढ़ाती है, उन गैसों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं आंसर। देखो क्या कहा गया है। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण जलवायु में परिवर्तन में अंतः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। आप इसको अगर इजी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज वे गैसें हैं जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प एंड ओजोन आदि करते हैं। तो सीधे शब्दों में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस वे गैसेस है जिसके कारण धरती का तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये गैसें निम्न है: नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ प्लैनेट एटमोस्फेयर और क्लाइमेट एंड अल्टीमेट द ग्लोबल वार्मिंग। और उसका रीजन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। मोस्ट ऑफ दिस इमिशन इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेपर्स एंड ओजोन। अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जब वो गर्म हो जाता है उसकी वजह से, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे और इन गैसेज के आपको नाम लिखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, नाइट्रोजन गैस का महत्व बताइए। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का आपको महत्व बताना है। तो नाइट्रोजन गैस एनिमल एंड प्लांट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो देखो क्यों, जो हमारे अंदर प्रोटीन्स बनता है वो किससे बनता है, नाइट्रोजन से बनता है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। सेकेंड, अगर जैसे कि प्लांट्स के लिए हम बात करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी की बात करते हैं, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए इसका आंसर, पौधों और जानवरों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारा वातावरण 78% नाइट्रोजन से बना हुआ है। हमारे शरीर में अमीनो एसिड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो बदले में प्रोटीन बनाते हैं। तो देखो नाइट्रोजन क्या करता है, हम नाइट्रोजन को ईट करते हैं, पौधों से हमें ये नाइट्रोजन मिलता है। जब इसे ईट करते हैं तो अमीनो एसिड्स बनते हैं, इम्यूनो एसिड्स बनते हैं और उससे प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन से क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है। नाइट्रोजन का उपयोग बड़ी मात्रा में उर्वरक बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड और विस्फोटक बनाने के लिए, जो बम वगैरह होते हैं उनमें बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका इंग्लिश में आंसर, इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एनिमल एंड प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ 78% नाइट्रोजन। इट इज यूज्ड टू आवर बॉडी टू मेक अमाइनो एसिड विच इज टर्न इनटू प्रोटीन। जो क्या होता है, अमाइनो एसिड प्रोटीन में चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड टू लार्ज क्वांटिटी टू मेक फर्टिलाइजर, नाइट्रिक एसिड एंड एक्सप्लोसिव। तो ये सब चीजों के लिए नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। गिव
3 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट लगभग दोनों का ही आंसर सेम है। ह्यूमन मेड और ह्यूमन एनवायरनमेंट का अगर हम देखते हैं तो ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, तो जो ह्यूमन ने बनाया होता है उसको हम ह्यूमन मेड या मानव निर्मित एनवायरनमेंट कहते हैं, और उसी एनवायरनमेंट को जब यूज़ करता है तो उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं या मानव एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई पुल बनाया है, कोई ब्रिज बनाया है तो उसका उपयोग किया, कोई पार्क बनाया है तो उसका मानव उपयोग करेगा, तो वो मानव निर्मित में भी आएगा और मानव ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा। तो दोनों का आंसर लगभग सेम है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए आंसर इसमें क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण या मानव पर्यावरण। मानव द्वारा प्रयास पूर्वक निर्मित पर्यावरण को मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं या मानव पर्यावरण कहते हैं। जो मानव बनाता है उस पर्यावरण को हम क्या कहते हैं, मानव पर्यावरण कहते हैं। ये भौतिक पर्यावरण से भिन्न होता है। इसमें पार्क, भवन, पार्क, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वो सभी चीज़ें जो मानव यूज़ करता है वो मानव निर्मित एनवायरनमेंट हो जाता है, और जिसके साथ रहता है मानव, जैसे कि पर्यावरण हो गया, जैसे कि हमारे पार्क हो गया, उद्योग हो गया, भवन हो गया, इसकी ज़रूरत है मानव को अपने सर्वाइवल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, मानव पर्यावरण हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैन मेड एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द ह्यूमन एफर्ट। जो ह्यूमन के एफर्ट से बनाया जाता है उसको मैन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये फिजिकल एनवायरनमेंट से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे कि अर्थ हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, उससे क्या है, डिफरेंट है। इट इंक्लूड बिल्डिंग, पार्क, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज, पार्क एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो लगभग दोनों का क्वेश्चन आंसर जो है सेम है। अगर आप अपने जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अगर जहाँ पे भी सर्च किया मुझे दोनों का आंसर लगभग सेम ही मिल रहा है। कंफर्म करके मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी। 3 मार्क्स का है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था खराज कर, शायद आपको याद होगा, खराज टैक्स के बारे में ऊपर ही क्वेश्चन था, उसमें हमने रीड किया था। तो खराज टैक्स कहाँ पे आएगा, इसी के अंदर आ जाएगा, जो कि 50%। तो आप कुछ ना कुछ देखो, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट हो जाते हैं, आगे पीछे क्वेश्चन पेपर में उसका आंसर मिल जाता है, तो वहाँ से आप उसको सोल्व करके लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसे भूमि की माप के आदेश दिए थे। इसके भू राजस्व सुधारों में शेर शाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध कराया गया था। सुल्तान को सैनिकों का भुगतान नगद में करने हेतु सक्षम बनाने के लिए भू राजस्व नकदी में एकत्रित की जाती थी। इसका अगर आपको एग्जैक्ट आंसर, देखो ये आंसर मैच हो रहा है, आप इससे वर्ड्स कुछ मैच करते हुए लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट आप चाहिए तो आपको वर्कशीट में इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको करवाया था। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली हु ऑर्डर टू मेजरमेंट ऑफ लैंड। इट्स लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ फ्यूचर रिफॉर्म एज श्री शेरशाह एंड अकबर। द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन द कैश एनेबल टू द सुल्तान टू पे सोल्जर्स इन कैश। इसके अलावा खराज सिस्टम 50%, ये सब भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो खंड ख है उसका लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, कि पारितंत्र से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इकोसिस्टम। देखो पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ एनवायरनमेंट, जहाँ पे जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और आपस में क्रिया करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, ये निवास पारितंत्र कहलाते हैं। देखो समझो क्या कहा जा रहा है कि देखो एनिमल और प्लांट सब इकट्ठे रहते हैं। एनिमल, प्लांट क्या करता है, फूड बनाता है और एनिमल उस फूड को खाता है। तो इस तरह से क्या, और इसके बदले में एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल प्लांट को क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, मैन्योर्स देते हैं। तो क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, जरूरी है, एक दूसरे के साथ रहकर परस्पर क्रिया करते हैं, इसे हम पारितंत्र कहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। The system in which all living organisms interact with each other and with the physical and chemical factor of the environment which they live is called ecosystem. All these factors relate by the transfer of energy and matters. ये है हमारा जो खंड क्या है उसके आंसर्स। अब हम आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है खंड ग, और खंड ग के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। तो ये दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। यहाँ पे अथवा दिया गया है और इस क्वेश्चन में कोई अथवा नहीं दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको मेरी वर्कशीट में इजीली मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसके लिए आंसर आपको बता दूंगी। थैंक यू गाइज।